नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक माँ का दर्द। वृद्ध सरोजनी जी चुपचाप सोफे के एक कोने में बैठी थीं, किसी अनजाने भय से कांपती, थकी हुई बीमार। उनके माथे पर पसीना, मन में डर, पर फिर भी अपने पोते चिराग की मुस्कान के लिए अपने दर्द को छुपाए बैठी थीं। कहीं उनकी बहू प्रीति उनको भला बुरा ना बोले, लेकिन उन्हें इतना तो यकीन था कि आज उनकी बहू उन पर बहुत गुस्सा करेगी। इसलिए वह डर से कांपती हुई बार बार अपने माथे पर आते हुए पसीने को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। अभी शाम के करीब 5:30 बजे होंगे। गर्मी के मारे सबका हाल बेहाल था। सरोजनी जी घर के हॉल में बैठी थीं। गोदी में नन्हा सा 8 महीने का चिराग छोटे छोटे हाथ पैर मचलते हुए रो रहा था। वो सरोजनी जी बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। कभी झुंझुना हिलाती, कभी उसके गालों को प्यार से थपथपाती, कभी पंखा झुलाती, लेकिन चिराग मानो किसी दर्द में था। बिलख बिलख कर रोए जा रहा था। इतने में बाहर से झटके से दरवाजा खुला और प्रीति, उनकी बहू, ऑफिस से थकी हारी नहीं बल्कि क्रोध में तमतमाई हुई घर में दाखिल हुई। उसकी नजर सीधी चिराग पर पड़ी, जो अब भी सरोजनी जी की गोद में था और रो रहा था। आंखें जैसे अंगारे उगलने लगी उसकी। बिना एक पल रुके, बिना हाल पूछे वो चिल्ला पड़ी, ये क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ? ऐसे क्यों रो रहा है मेरा चिराग? जरूर कहीं छोड़ आई होगी इसे अकेला। तसल्ली से बैठी होगी कमरे में और बच्चा तड़पता रहा रो रो कर। सरोजनी जी सकपका गईं। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बहू, वो गिर गया था हल्के से, बस तभी से। क्या गिर गया था? हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ये कैसे कर सकती हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? प्रीति बिफर पड़ी। उसकी आवाज तेज और ताने से भरी हुई थी। आप जैसी गवार औरतें सिर्फ दिखावा करना जानती हैं। अब तक गांव की गलियों में बकरियों के पीछे भागती रही होंगी और आज बच्चे संभाल रही हैं। आपको बच्चे की देखभाल के लिए रखा है या नुकसान करने के लिए? सरोजनी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने तो कोशिश कही मत, कुछ कोशिश की थी तो बच्चा गिरा कैसे? झूठ बोल रही हैं आप। मुझे घर बैठाने का बहाना चाहिए ना आपको? आपको लगता है अगर मैं नौकरी करूं तो घर में आपकी चलने नहीं दूंगी, इसीलिए जानबूझकर हर रोज कोई ना कोई तमाशा करती हैं। आप जानती हैं कि हम चाइल्ड केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में आपको छोड़ा है चिराग की देखभाल के लिए। वरना कौन चाहेगा कि आप जैसी पुराने जमाने की महिला मेरे बच्चे को संभालें? आपको तो ये भी नहीं पता कि दूध गुनगुना देना होता है या ठंडा। मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। आपको भी तो पाल रहे हैं ना, खाना बनाकर दे रहे हैं, दवा ला रहे हैं, और आप क्या कर रही हैं? मेरे बेटे को गिरा दिया और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। कितनी चालाक हैं आप सरोजनी जी। कहते कहते प्रीति सरोजनी जी की ओर बढ़ी और उनके हाथों से चिराग को खींचने लगी। दीजिए मुझे मेरा बेटा, अब एक पल भी नहीं चाहिए आपकी गोद में, कहीं और चोट ना लग जाए उसे। सरोजनी जी ने पहले तो चिराग को कसकर पकड़े रखा, जैसे उनके ही जीवन का अंतिम सहारा हो वो बच्चा। लेकिन जब देखा कि चिराग छीनने के प्रयास में और भी जोर से रोने लगा तो कांपते हाथों से उन्होंने चिराग को प्रीति को थमा दिया। प्रीति झटके से उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, बस बेटा, अब तुझे इस औरत के पास नहीं छोड़ूंगी। अब मम्मा के पास रहेगा मेरा चिराग। सरोजनी जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। उनकी आंखें डबडबा चुकी थीं। किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार पहले नहीं किया था। उनके शरीर से ज्यादा उनकी आत्मा कांप रही थी।
मन में जैसे शब्द फूट रहे थे, पर होठों तक आते आते सिहर जाते थे। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैंने जानबूझकर चिराग को गिराया? क्या मैं अब बोझ बन चुकी हूँ? उनके मन का कोना कोना उस एक पल में टूटता चला गया। प्रीति की बातें गूंज रही थी उनके कानों में। गंवार औरत, चालाक, बोझ। वो दीवार की तरफ ताकती रह गईं। सरोजनी जी निशब्द, निर्विकार। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और फिर एक गहरा दर्द भरा सन्नाटा पूरे घर में फैल गया। बच्चा रो नहीं रहा था, मगर आंखों में डर और अनजाने दर्द की लहरें थीं। प्रीति अभी भी चीखे जा रही थी, वह शांत नहीं हो रही थी। उसकी आवाज को सुनकर अभिमन्यु, जो अभी अभी बाहर से घर में घुसा था, वह बोला, क्या हुआ प्रीति? अभिमन्यु ने हड़बड़ाकर पूछा। क्या हुआ पूछते हो? अपनी माँ से पूछो किस तरह गिरा दिया हमारे बच्चे को। देखो जरा इसके सिर की क्या हालत कर दी है। प्रीति का गला कांप रहा था, आंखें लाल थी। मुझसे क्या पूछते हो अभिमन्यु? इन्हीं से पूछो जो खाने के लिए 4-4 रोटियां खा जाती हैं, पर अपने पोते चिराग को संभालने में इनको मौत आती है। जब देखो चिराग को छोड़कर अपना आराम फरमाती रहती हैं। क्यों, क्या जरूरत है? ये उसका ध्यान रखेंगी। एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चा छोटा है और इनका खुद का शरीर ही इतना आलसी है, जो सिर्फ महारानियों की तरह बैठे रहना जानती है। प्रीति का स्वर अब तंज से तेज हो चुका था। बस करो प्रीति, 1 मिनट चुप हो जाओ, अभिमन्यु ने कहा, पर वह थमने वाली नहीं थी। मैं क्यों चुप रहूं? क्या मैंने तुम्हारी माँ से कभी कुछ मांगा? घर चलाने में मैंने क्या कसर छोड़ी? बस इन्हें ही सब कुछ जताने की आदत है। लेकिन अब हद हो गई। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा घायल हुआ है और इन्हें शर्म तक नहीं। अभिमन्यु चुप खड़ा था, जैसे सब कुछ जम चुका हो। उसकी आंखें अब सरोजनी जी की ओर मुड़ी, जहां एक टूटा चेहरा बैठा था। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सच कहूं तो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से कह रही थी तुम लोगों से। मैंने बस बाथरूम जाने की कोशिश की थी और तब चिराग शायद खेलने में लड़खड़ा गया। मैंने उसे गिरते नहीं देखा बेटा। उनका स्वर भीतर तक कांप गया। उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली, जैसे शब्दों से ज्यादा अपराध उनके झुके हुए कंधों पर चिपक गया हो। पर प्रीति वहीं नहीं रुकी। अब नहीं, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का। ये सिर्फ अपने बेटे के नाम पर जी रही है। अब पोते की आड़ में घर पर कब्जा कर रही है। इतना सुनकर अभिमन्यु प्रीति से बोला, प्रीति इनफ करो यार। अभिमन्यु ने एक तीखा स्वर निकाला, पर प्रीति ने बिना रुके बात जारी रखी। तुम्हारे कारण चुप हूँ मैं अभी तक, वरना इस गांव की गवार और बेहया औरत को अपने सिर पर बैठा लेने की गलती मैं कभी नहीं करती। अब मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनते ही समय जैसे रुक गया। सरोजनी जी की आंखें किसी गहरे कुएं में समा गईं। शब्द बेहया, यही सब जो उन्हें पहली बार 13 साल की उम्र में सुना था, आज फिर उनके ही घर में गूंजा। वही शब्द जो बरसों से उनके भीतर किसी नासूर की तरह बैठा था, आज फिर ताजा हो गया। वह धीरे से उठी, कांपते कदमों से दीवार का सहारा लिया और चुपचाप भीतर चली गईं। उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद सूख चुके थे, या फिर अब इतना कुछ सह चुकी थीं कि आंखें भी अब ठंडी हो चली थीं। मगर दिल के अंदर कुछ टूट गया था। एक बार फिर अभिमन्यु अब चिराग को गोद में लिए दरवाजे की ओर देखता रहा, जहां उसकी माँ अदृश्य हो गई थी। उसे लगा जैसे वह अब तक कुछ भी नहीं समझ पाया था, ना माँ को, ना पत्नी को, और ना इस दर्द को जो अब उसका हिस्सा बन गया था। सांझ की धुंधलाती रोशनी में बैठी सरोजनी जी अपने पुराने संदूक की दराज को खोलती है। लकड़ी की वह संदूक अब चरमराने लगी है।
लेकिन उसमें रखी यादें अब भी ताजा हैं, जिंदा धड़कती हुई। उसकी तहों में दबी स्मृतियों की परतें जैसे अब भी अपनी दास्तां कहना चाहती हैं। उन्हीं में से एक पुराना सफेद रुमाल निकालती हैं सरोजनी जी, रेशमी किनारों वाला, जिस पर अब भी हल्का सा पीला दाग है। यह वही रुमाल था जिसमें कभी उन्होंने अपने आंसू पोंछे थे, उसी दिन जब उन्हें पहली बार बेहया कहा गया था। अब उनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है। सफेद बालों की रेखाएं उनके माथे पर बसी उन लकीरों की तरह हैं जो वक्त के थपेड़ों की गवाही देती हैं। पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ गहराते हैं, मिटते नहीं, जैसे दिल में गड़ा हुआ एक कांटा। सरोजनी जी का स्वर एक गहरी सांस के साथ उभरता है। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे पहली बार बेहया कहा गया था। सरोजनी जी एक सपने देखने वाली चंचल लड़की, 13 वर्ष की उम्र में वह ना जानती थी कि बेपरवाही क्या होती है, शर्म क्या होती है और बेहया जैसे शब्द किस गहराई तक किसी को तोड़ सकते हैं। उसके लिए जीवन का मतलब था पेड़ की डाल पर झूलना, मिट्टी में खेलना, आंगन में भाइयों संग भागना, हंसना और बेपरवाह होना। सरोजनी जी का जन्म एक छोटे से गांव की मिट्टी में हुआ था, जहां बेटियों को सिर्फ दूसरे घर की धरोहर माना जाता था। उसके पिता बाबूलाल किसान थे, मेहनती पर कट्टर। माँ चंपा देवी अपने पति के सामने जुबान नहीं खोलती थीं, लेकिन बेटों से ज्यादा प्यार करने वाली माँ। सरोजनी जी बचपन से ही चुपचाप, गंभीर और कुछ सोचती रहने वाली लड़की थी, लेकिन वह थोड़ी चंचल भी थी। जब उनकी सहेलियां खेला करती थीं, तो वह कभी माँ की मदद में लगी रहती, कभी पुराने फटे कागजों पर अक्षर जोड़ने की कोशिश करती। गांव में एक बूढ़े मास्टर जी थे जो बच्चों को कुएं के पास बैठाकर पढ़ाते थे। सरोजनी जी दूर से उनकी आवाज सुना करती। एक दिन वह चुपके से वहां जा पहुंची। जब मास्टर जी ने उनसे पूछा, क्या पढ़ना चाहती हो, तो उन्होंने आंखें नीचे कर लीं, जैसे सवाल पूछना भी अपराध हो। फिर धीरे से बोली, हिंदी, मुझे अक्षर अच्छे लगते हैं। मास्टर जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सरोजनी जी पढ़ना चाहती थी। उन्हीं मास्टर जी ने कहा था, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, अगर मेहनत करो तो बड़ा नाम कमा सकती हो। वह सोचती थी एक दिन उनका नाम भी किसी किताब में छपेगा, किसी अखबार में उनकी तस्वीर आएगी। पर कुछ ही दिनों में सरोजनी जी के पिताजी बाबूलाल जी को यह बात पता चल गई और उसी दिन हिम्मत करके सरोजनी जी ने स्कूल जाने की जिद की। तो बाबूलाल जी ने खौलती चाय का प्याला जमीन पर पटकते हुए कहा, लड़कियां स्कूल नहीं जाती, वो रोटियां बनाती हैं। माँ की आंखों में भी गुस्सा था, लेकिन शब्द नहीं। उस रात सरोजनी जी ने चुपचाप दिया बुझा दिया और सपना देखना छोड़ दिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। सरोजनी जी को एक कोने में बंद कर दिया गया और माँ सिर्फ दरवाजे के उस पार खड़ी रही, कुछ कहे बिना। उनके सपनों को फिर मिट्टी में मिला दिया गया। एक दिन वह अपने छोटे भाई और कुछ मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के द्वार पर खेल रही थीं। अचानक घर के भीतर से पिता की गरजती आवाज आई, अंदर जा बेहया, लड़कों की तरह कूद फांद करती है, शर्म नहीं आती। वह ठिठक गई थीं। शब्द उनके कानों में चुभे थे, पर समझ नहीं आया था कि गलती क्या थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद बेहया उसका ही कोई और नाम है, जैसे रीता सीमा, वैसे ही वह भी बेहया है। फिर यह शब्द उनकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन गया। भाई जब नाराज होता ताना देता, बेहया कहीं की, तुझसे कोई बात करना ही बेकार है। माँ जब घर के काम में कमी देखती कहती, जब सोकर उठती है तुरंत भागती है खेलने, घास लाने का समय नहीं है इसके पास, बेहयाई के लिए तो खूब फुर्सत है। 14 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया।
तभी उनके सपनों की हत्या कर दी गई। ब्याह कर दिया गया उनसे कहीं अधिक उम्र के आदमी से, जो उम्र में उनके पिता जैसा था। दूल्हा 25 का था, बेरोजगार, गुस्सैल और मुंहफट। ससुराल पहुंची तो उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उनकी परख शुरू हुई। नई दुल्हन के रूप में पहली बार सास ने सबसे पहले कहा, सुन, यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, सब्र करना सीख, तभी निभेगा। नमक ज्यादा हो गया तो बेहया, दूध में उबाल चढ़ गया तो बेहया, घर की बहू होकर चुप बैठी तो बेहया। सरोजनी जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसके पति राजेश को शराब की लत थी। वह आए दिन ताना देता, तू क्या करेगी, तुझ जैसी कामचोर नहीं देखी, अब रोटियां बेल और चुप रहे। उसके शब्दों में सिर्फ घृणा थी। सरोजनी जी ने अपने दर्द को रोटी की गोलाई में दबा दिया और आंसुओं को आंचल के कोने में पोंछ लिया। पर जब वह केवल 16 साल की हुई, सास कहती, लड़का ना हुआ तो समझ लेना तेरा पाँव इस घर में नहीं रहेगा। ससुर कहते, वंश चाहिए, लड़का चाहिए। पति जो नशे में अक्सर हिंसक हो जाता, कहता, अगर लड़का ना हुआ तो तेरे हाथ पैर पर बेहया गुदवा दूंगा। और साथ में एक और तमाचा। विवाह के कुछ वर्ष बीते, हर दिन जैसे किसी यातना शिविर का हिस्सा था। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सरोजनी जी ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को कॉल किया। वह जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखती थीं। शायद वह सुने, शायद एक बार गले से लगा ले। हेलो पापा। नमस्ते पापा। हाँ, सब ठीक है ना? वहाँ कोई नौटंकी तो नहीं कर रही? घर वालों को परेशान तो नहीं कर रही? खाना ढंग से बना रही है ना? सुन, सबको खुश रखना। वही तेरा घर है, तेरे भाई की शादी है अगले साल, समय मिले तो चली आना। हेलो पापा पापा पापा। कॉल कट। आज बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने चोरी छुपे पास की दुकान पर रखे टेलीफोन से अपने पिता को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी अब नाकाम हो गई। सरोजनी जी को समझ में आ गया था कि अब उनके मैके में उनकी कोई जगह नहीं है। कुछ समय बाद जब पहली बार वह गर्भवती हुई, तब उन्हें समझ आया कि यह दुनिया उनके लिए नहीं, पर शायद आने वाले जीवन के लिए बदल सकती है। लेकिन तभी और एक वज्र गिरा। उनका पति काम की तलाश में शहर गया और फिर लौट कर नहीं आया। पीछे सिर्फ एक चिट्ठी आई, मत ढूंढना मुझे, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। गांव वालों ने ताना मारा, बेहया है इसीलिए पति भी इसको छोड़कर चला गया। सास ने ताने कसना शुरू कर दिया, बदचलन और मनहूस निकली, राजेश को खा गई। सरोजनी जी ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया। बिन दुपट्टे के धूप में जलती रहीं, कभी बीज बोती, कभी पशुओं के लिए चारा काटती। हर रात जब शरीर टूटता तो वह पेट पर हाथ रखकर सोचती, ये जीवन मैं इसके लिए बेहतर बनाऊंगी। एक रात सरोजनी जी अपने जीवन से परेशान हो गई, तो उसी रात जब सरोजनी जी ने मिट्टी का तेल एक कोने में रख लिया और जीवन को छोड़ देने का मन बना लिया, तभी ईश्वर की मर्जी कुछ और निकली। उनके भीतर जीवन पल रहा था, एक नन्हा बीज जो उन्हें मरने नहीं देना चाहता था। वह जीवन था अभिमन्यु। जब उन्हें पता चला कि वह मां बनने वाली हैं, उन्होंने तेल की बोतल को उठाया और बाहर खेत में फेंक दिया। अब उनके पास एक मकसद था। वह अब बेहया नहीं, एक माँ थी, और एक माँ हार नहीं मानती। पति के छोड़ने ने उन पर जैसे एक और मोहर लगा दी, बदचलन। समाज के लिए वह अब किसी के काम की नहीं रही। लेकिन सरोजनी जी ने कभी नहीं हार मानी। अभिमन्यु का जन्म एक टूटी खाट पर बिना दवा बिना सहारे हुआ। उन्होंने जीवन में पहली बार अपने आप को मुस्कुराते देखा। सरोजनी जी ने कसम खाई, मेरा बेटा पढ़ेगा,
दुनिया को दिखाएगा कि एक औरत की कोख से पैदा हुआ बेटा भी सूरज बन सकता है। सिर्फ अकेली औरत भी एक बच्चे में अच्छे संस्कार और काबिलियत डाल सकती है। शुरुआत मुश्किल थी। अभिमन्यु को गोदी में बांधकर वह खेतों में जाती और शाम को किसी से हिंदी की किताबें मांग लाती। रात में लाइन टेंट के नीचे उसे पढ़ाती, खुद भी 2 अक्षर सीखती। लोग हंसते, पागल हो गई है, बदचलन और बेहया की औलाद, अफसर बनेगा क्या? पर सरोजनी जी ने सुना नहीं। कभी पेट काट कर कॉपी खरीदी, कभी नई चप्पल नहीं ली ताकि अभिमन्यु को स्कूल भेज सके। धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके सरोजनी जी ने अपने पास 3 गाय और 1 भैंस और एक छोटा सा खेत कर लिया। यही उसकी दुनिया बन गई। सुबह 4 बजे उठती, चारा काटती, दूध निकालती, फिर अभिमन्यु को तैयार करती, खेत में काम करती, घर लौटकर खाना बनाती और फिर रात को उसी खेत के किनारे बैठकर कभी रोती, कभी ईश्वर से लड़ती। रात को जब बुखार में तप रही होती, तब भी अभिमन्यु की यूनिफॉर्म धोना नहीं भूलती। उन्होंने हर वो काम किया जो एक पूरा परिवार मिलकर करता है। वक्त बदला, अभिमन्यु ने हर कक्षा में पहला स्थान पाया। गांव के स्कूल से निकलकर उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी वह सबसे अलग रहा, मेहनती, शांत और दृढ़। अभिमन्यु बड़ा हुआ, उसकी किताबों में माँ की मेहनत की कहानी थी। उसके होमवर्क में माँ की आंखों की लालिमा छिपी थी। उसके हर परीक्षा में पास होने पर सरोजनी जी के चेहरे पर वही गर्व की मुस्कान होती जो किसी माँ के लिए सबसे बड़ा इनाम है। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन जब सरोजनी जी भोर के समय खेत में थीं, डाकिया आया। सरोजनी, तेरा बेटा अब सरकारी मास्टर बन गया है। उनके हाथ कांप गए। पत्र को माथे से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। गांव वाले अब उनके दरवाजे पर नमस्ते करने आने लगे। वही लोग जो कहते थे ये औरत तो बदचलन है, मनहूस है, अब कहने लगे इसकी कोख धन्य है। आज अभिमन्यु एक स्कूल में शिक्षक है। जब लोग उसे सर कहते हैं तो वह सिर झुकाकर कहता है, ये जो सर बन पाया हूँ वो मेरी माँ की वजह से है, जिनका असली नाम सरोजनी जी है, पर जिनकी कहानी बेहया से शुरू हुई थी। सरोजनी जी की आंखों में आज भी आंसू हैं, पर वे आंसू अब शर्म या पीड़ा के नहीं हैं, अब वे गर्व के हैं। वो गर्व जिसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, जिसने अपने आंचल से आंधियां रोकी हैं, जिसने अपनी हंसी देकर बेटे की मुस्कान खरीदी है। अभिमन्यु गांव लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ के पांव छुए। सरोजनी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज मैं नहीं तू बड़ा हुआ है, पर याद रखना किसी और माँ के आंचल को कभी गंदा मत होने देना। सरोजनी जी आज भी गांव में रहती हैं, वही टूटा सा घर, वही आंगन, पर अब उनकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक है। वह जानती हैं कि उनकी चुप्पी भी एक क्रांति थी। अभिमन्यु ने भी नौकरी पाई और फिर शहर की ही लड़की से शादी कर ली, प्रीति से, एक खूबसूरत, तेज तर्रार, आधुनिक सोच की लड़की जो साड़ी से ज्यादा स्कर्ट पहनना पसंद करती थी और गांव की मिट्टी से उसे एलर्जी थी। शादी के बाद प्रीति एक बार गांव आई, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। मम्मी जी, यहाँ तो ना पीने को फिल्टर पानी है, ना एसी, ना कोई ढंग का वॉशरूम। आप लोग अब भी ऐसे रहते हैं क्या? उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा था। सरोजनी जी उस दिन भी मुस्कुराती थी। हाँ बहू, हम तो अब भी मिट्टी की हांडी में छाछ रखते हैं, पर शायद वो छाछ प्रीति के स्वाद के काबिल नहीं थी। शहर में माँ को बेटे से मिलने की इजाजत थी, वो भी महीने में एक बार। वो आती, बेटा चुपचाप मिल लेता, बहू किचन में दिखावे का चाय का कप रख देती और फिर एक दिन बाद उन्हें गांव लौट जाना होता। इतना ही उनका पुत्र प्रेम था जो प्रवेश द्वार तक सीमित था,
लेकिन जब चिराग हुआ तो प्रीति के लिए पहली बार सरोजनी जी जरूरत बन गई। मम्मी जी, आपको कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। देखिए ना, मेरी डिलीवरी है और छुट्टियां नहीं मिल रही। प्रीति ने ना चाहते हुए भी विनम्रता का दिखावा किया था। सरोजनी जी के लिए वो पल जैसे अमृत के समान था। उनका पोता चिराग, जिसके लिए वो मिन्नतें मांगती थी, गांव के हर मंदिर में दिया जलाती थी। शुरुआत में सब ठीक था। प्रीति काम पर जाती, सरोजनी जी चिराग को नहलाती, तेल मालिश करती, लोरी सुनाती। आया आया चंदा मामा तारों की बारात लेकर। चिराग धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगा था। जब जब वो दादी कहने की कोशिश करता तो उनके फूले हुए हाथ जुड़ जाते आकाश की ओर। हे भगवान, अब तो तूने सब कुछ दे दिया। पर जैसे जैसे चिराग बड़ा होता गया, प्रीति की असहजता बढ़ने लगी। मम्मी जी, आप उसे ज्यादा गोदी मत लिया कीजिए, फिर वो मेरी गोद में नहीं आता। मम्मी जी, आप उसे नीम की लोरी मत सुनाया कीजिए, वो आपकी आदत पकड़ रहा है। और फिर एक दिन, अब से चिराग को सिर्फ मैं सुलाऊंगी, आप उसे गोद में मत लिया कीजिए बिना पूछे। उनकी आंखें उस दिन भीग गई थीं, लेकिन उन्होंने चुप रहना सीखा था। अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी चुप्पी से रिश्ता पालना सीखा था। जब अभिमन्यु ने एक बार समझाने की कोशिश की तो प्रीति ने खूब तमाशा किया था। तो अब मम्मी जी ही मेरी जगह माँ बनेंगी आपके बच्चे की। उस दिन के बाद अभिमन्यु भी चुप हो गया। अब रोज का दृश्य बस एक सा होता था। सरोजनी जी रसोई में काम करती, चिराग की हंसी सुनने को तरस जाती। जब जब वो पास जाती, प्रीति बहाना बनाकर दूर ले जाती। चिराग को आराम चाहिए, अब ये आपके जमाने की लोरी नहीं चलती मम्मी जी। अरे बच्चे गिर जाते हैं जब आप गोद में लेती हैं। और एक दिन जब सच में चिराग हल्के से फिसल गया और उसे चोट नहीं लगी थी, तब भी प्रीति ने जो तूफान मचाया वो सरोजनी जी की आत्मा को झुलसा गया। क्या मेरी सिर्फ यही गलती है कि मैं गांव की रहने वाली हूँ? क्या मैंने अपने बेटे को पालने का हक खो दिया क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती? क्या मैंने अपने पोते से प्यार करने की कोशिश कर ली? वही सबसे बड़ा अपराध बन गया। उनकी आंखें हर दिन नम होती। अब चिराग की हंसी से नहीं, उसकी दूरी से धड़कता है। उन्होंने अब दुख को एक कोने तक सीमित कर लिया है, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस कभी कभी वो दीवार से टिकी आंखें उठाकर देखती हैं और बुदबुदा उठती हैं। काश चिराग बड़ा होकर मुझसे पूछे, दादी आप कहाँ थीं जब मैं रोता था? मैं कह सकूं, मैं तो वही थी बेटा, जहाँ हर दादी होती है, एक कोने में चुपचाप। उनकी गलती क्या थी? यह प्रश्न कई बार सरोजनी जी के मन में कौंधता था। कभी चूल्हे की धीमी आंच पर रोटियां सेकते हुए, कभी बरामदे में बैठकर दूध के बर्तन मांजते हुए, और अब इस अनजान शहर की एक फ्लैट की दीवारों को घूरते हुए। गांव की वो मिट्टी, वो खुला आसमान, वो अपनी गाय के रमाने की आवाज अब एक धुंधली सी याद बन चुकी थी, क्योंकि अब वो रह रही थी बेटे अभिमन्यु के शहर वाले घर में, अपने नन्हे से पोते चिराग के लिए। क्योंकि बहू प्रीति नौकरी पर जाती थी और चिराग को कोई देखभाल करने वाला चाहिए था। पर शहर का यह मकान उनके लिए सिर्फ एक छत था, घर नहीं। बचपन की हर सांस बेटे के लिए चली थी। पति जब दुनिया छोड़कर चले गए थे तो सरोजनी जी की गोद में अभिमन्यु दूध मुआ ही था। सारी उम्र खेत में पसीना बहाया, दिन की रोटियां खेत की मिट्टी और पगड़ी में छुपी नमक से सींची। और जब बेटा पढ़ाई में तेज निकला तो गांव के बुजुर्गों के विरोध के बावजूद अपनी सबसे उपजाऊ जमीन बेचकर उसे शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। आज की ही बात ले लीजिए। वृद्ध सरोजनी जी चुपचाप सोफे के एक कोने में बैठी थीं, कांपती, थकी हुई, बीमार, पर फिर भी चिराग की मुस्कान के लिए अपने दर्द को छुपाए बैठी थीं।
शाम ढल रही थी, सूरज की लालिमा खिड़की के पर्दे पर फैल रही थी, लेकिन उस घर के भीतर जैसे रिश्तों की गर्माहट अब बिल्कुल बुझ चुकी थी। सुबह से ही सरोजनी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कमजोरी इतनी थी कि हर थोड़ी देर में उन्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा था। सुबह उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रीति से कहा था, बहू आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, तू आज ऑफिस मत जा, मैं चिराग का ध्यान नहीं रख पाऊंगी शायद। लेकिन प्रीति ने क्या सुना, उसने एक तेज नजर उन पर डाली और बोली, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई दिन नहीं जाता जब आपको आराम की जरूरत ना हो। और अगर आपको इतना ही आराम चाहिए तो यहाँ रहने क्यों आई थी, गांव में ही रहना था ना। सरोजनी जी ने कुछ नहीं कहा। बेटे के घर में उनके अपने लिए कोई कोना नहीं था, फिर भी वो चिराग की किलकारी सुनने को, उसकी मासूम उंगली थामने को सब सह रही थी। प्रीति ने एक साड़ी निकाली, बालों में झट से क्लच लगाया और बड़बड़ाते हुए बोली, आपको कुछ नहीं हुआ, बस बहाने हैं ये ताकि काम ना करना पड़े। और रही बात चिराग की, तो वही तो एक वजह है जिससे अब तक आप यहाँ टिकी हैं, वरना क्या मतलब आपका यहाँ होने का। खाना पीना मुफ्त, बिजली पानी मुफ्त, अब बच्चे भी फ्री में संभालेंगी आप। अभिमन्यु भी कुछ दूर खड़ा ये सब सुन रहा था, पर हमेशा की तरह चुप था, जैसे उसकी जुबान को किसी ने बांध दिया हो। बस एक फीकी सी निगाह माँ पर डाली और ऑफिस की ओर निकल गया। शाम के 5 बजे का वक्त। चिराग अपने छोटे से खिलौने के साथ पलंग पर खेल रहा था। सरोजनी जी थोड़ी ही दूर बैठी थीं, लेकिन अचानक उन्हें फिर बाथरूम जाना पड़ा। शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। चिराग बेटा यहीं बैठना, दादी अभी आई, कहकर वो तेजी से चली गईं। पर तभी पलंग पर खेलता चिराग धीरे धीरे कोने की तरफ सरक गया। पैर फिसला और वो पलंग से नीचे गिर गया। सिर का एक हिस्सा जोर से जमीन से टकराया और चीख निकल गई उसकी। चीख सुनते ही सरोजनी जी हड़बड़ाकर दौड़ी, कांपते हाथों से उसे उठाया, गोद में लिया, प्यार से सहलाया। अरे बाबू क्या हो गया दादी के राजा को, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला और प्रीति अंदर आई। जैसे ही उसने चिराग को रोते देखा, उसकी नजर सीधी सरोजनी जी पर पड़ी। क्या किया आपने, भगवान के लिए एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकती आप। सरोजनी जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रीति का गुस्सा फट पड़ा। आप जैसी औरतों को तो गांव में ही छोड़ देना चाहिए था। यहाँ शहर में क्या करने आई हैं, पड़ी रहती हैं दिन भर बस। और जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो भी नहीं संभलती आपसे। एक मासूम बच्चा है वो, अगर उसे कुछ हो जाता तो आप क्या जवाब देती। वो चिराग को उनकी गोद से खींचते हुए बोली, छोड़िए उसे, अब मेरी औलाद को आप छूने लायक नहीं रही। चिराग डर के मारे और तेज रोने लगा। प्रीति ने तमतमाते हुए सरोजनी जी की ओर उंगली उठाकर कहा, बिल्कुल नासमझ गवार और लापरवाह है आप। गांव में रहने से कोई माँ नहीं बन जाती, और आप तो बस इस घर पर बोझ हैं, बेहया औरत कहीं की। फिर गुस्से से और चिल्लाते हुए बोलती है, आपके बेटे को इतनी बार समझाया है, लेकिन इनको तो समझ में नहीं आता। इनका हर महीने की दवाइयों का खर्चा अलग, ऊपर से कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे, इसलिए कहती थी कि कोई केयर टेकर रख लो, लेकिन नहीं, मुफ्त का काम करवा लो, यही आदत है आपकी और आपके बेटे की। सरोजनी जी इस शब्द खड़ी थीं, आंखों से आंसू बहने लगे, गाल भीगने लगे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु घर आया। चिराग के सिर पर पट्टी बंधी थी। प्रीति ने आते ही फिर से हंगामा शुरू कर दिया, तुम्हारी माँ को कुछ समझाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दादी जो मेरी औलाद को ही संभाल नहीं सकती। क्या जरूरत है इन्हें यहाँ रखने की। एक दिन कुछ बड़ा नुकसान हो गया तो फिर मत कहना कि मैंने नहीं कहा था। अभिमन्यु सिर झुकाकर चुप खड़ा रहा।
ना माँ की आंखें देखी, ना बेटे की चोट। सरोजनी जी वही कोने में बैठ गईं, कांपती उंगलियों से आंसू पोंछती रहीं। उनका दिल रो रहा था। क्या इसी दिन के लिए बेटे को पढ़ाया था? क्या इसी दिन के लिए अपना गांव, अपनी जमीन, अपनी जिंदगी सब छोड़ दी थी? उनके मन में बार बार वही सवाल गूंजता रहा। मेरी गलती क्या है? सिर्फ ये कि मैं उसकी माँ हूँ। रात देर तक सरोजनी जी जागती रहीं। चिराग की रोने की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रीति की वो बातें, वो शब्द जो उनकी आत्मा तक को बीत गए थे। अपने अतीत की बातों को याद करके सरोजनी जी के आज आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर से संभाल लिया और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने बेटे और पोते से दूर तो नहीं रहना पड़ रहा है। कम से कम मेरा प्यारा पोता चिराग तो मेरे सामने है। और ऐसा सोचकर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और प्रीति की बातों को भुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद प्रीति ने अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाया। प्रीति अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन उस दिन सरोजनी जी ने प्रीति की सहेलियों के सामने ऐसा कुछ कहा जिससे पूरे घर का वातावरण ही बदल गया। बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो, पर भूलो मत तुम कि आज भी ये घर मेरे ही नाम पर है। सरोजनी जी अपनी बहू प्रीति से बोली। अचानक सरोजनी जी सोफे पर बैठती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बहू प्रीति की सभी सहेलियां उनके चेहरे कोई तरफ देखने लगीं। वही प्रीति के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही हैं। इन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। प्रीति ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है, ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है? अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मार मार कर हंस रही थीं। सरोजनी जी ने कहा। मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, प्रीति की सहेली ने कहा। तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेली भी जाने के लिए खड़ी हो गई। नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफी मांगनी ही पड़ेगी, प्रीति ने अपनी ही धुन में कहा। बहू, वो तो नहीं होने वाला, सरोजनी जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये सुनकर प्रीति उन पर गुस्सा करते हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं। जैसे हम आपको रखेंगे, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी ये निर्णय करने वाली तुम कोई नहीं होती हो, और बड़ी बेशर्म सहेलियां हैं तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मेरी माफी का इंतजार कर रही हैं, तो वो तो मैं नहीं मांगने वाली, सरोजनी जी ने कहा। ये सुनते ही प्रीति की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गईं। अब तो प्रीति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को, आज या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं, कहती हुई प्रीति अपने कमरे में चली गई, जबकि सरोजनी जी वहीं बैठी रहीं। आज तो सरोजनी जी भी फैसला करना चाहती थीं। आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहती? अभी 2 साल पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी प्रीति के साथ की थी। उस समय वो कितनी खुश थीं, पर प्रीति को तो सिर्फ अभिमन्यु से मतलब था। वो तो सरोजनी जी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। अगर सरोजनी जी उनके साथ आकर बैठ भी जाती थी, तो प्रीति बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार अभिमन्यु से बात की तो अभिमन्यु ने जवाब दिया, मम्मी वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। क्यों? मुझसे बात करने में क्या हर्ज है? दूसरे से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मम्मी ये तो उसकी मर्जी है, ना कि उसको किससे बोलना है और किससे नहीं।
सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू को सास से बात करना पसंद ही नहीं करती। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। आखिर सरोजनी जी इससे आगे कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे सरोजनी जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों पति पत्नी अपनी मर्जी करते थे, पर सरोजनी जी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही दो बातें सुना देते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। प्रीति ने आज घर में किटी पार्टी रखी थी तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थीं। अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया गया था। जब सरोजनी जी सबको चाय देकर आई तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे प्रीति, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। तेरी सासी चाय नाश्ता परोसने आई है। हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती है। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगीं। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे। कम से कम हमारा ही कुछ भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर प्रीति ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीव एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ, उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ाएगी। कहते हुए प्रीति हंसने लगी। उसे हंसता देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजा कर हंसने लगी। ये बात सरोजनी जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसी के बाद उन्होंने प्रीति और उसकी सहेलियों को पलटकर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर बाद अभिमन्यु घर आ गया, पर सरोजनी जी को कोई हैरानी नहीं हुई। जानती थी कि जरूर प्रीति ने ही फोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। आते ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। सरोजनी जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर सरोजनी जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई? प्रीति की सबके सामने बेइज्जती करते हुए फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती है। अरे, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की है और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा उसने। सरोजनी जी ने कहा, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना भूलिए मत, आजकल के बच्चे तो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। यह सुनकर तो सरोजनी जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सरोजनी जी को चुभ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। अभिमन्यु प्रीति को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि सरोजनी जी बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल के बच्चे अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल के माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। सरोजनी जी की बात सुनकर प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब अभिमन्यु बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने इकलौते बेटे को कैसे निकाल सकती हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर डिपेंड हो। यह सुनकर सरोजनी जी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलतफहमी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही मुझे भी ये गलतफहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो मैं अपने खर्चे उठा सकती हूँ। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब मुझे तुम जैसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है।
कहकर सरोजनी जी अपने कमरे में चली गईं। प्रीति और अभिमन्यु को लगा कि मम्मी सिर्फ कोरी धमकी दे रही हैं, लेकिन जब 2-3 दिन तक सरोजनी जी ने यही बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वो उन्हें सचमुच निकलने के लिए कह रही हैं। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेले रहेंगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही उन लोगों को बुलाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। जब एक माँ को यानी सरोजनी जी को अपने ही बेटे बहू के तानों और उपेक्षा ने तोड़ डाला, तो वो ना रोई ना चीखीं, बस चुपचाप मौन में अपने आंसू पीती रहीं। सरोजनी जी जान चुकी थी कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। जिस घर को उन्होंने अपने पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा था, जिसे उन्होंने अपने सपनों और माँ के हक से सींचा था, वही घर आज पराया हो चुका था। चिराग के बिना अब इस शहर में रहकर करूंगी भी क्या। हर कोना अब सूना लगने लगा था। जहाँ चिराग की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। जहां उसके पैरों की धमक थी, वहां अब तिरस्कार की गूंज थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब नहीं, अब इस पराई जमीन पर एक और रात नहीं बितानी। 10-15 दिन उन्होंने उसी घर में मौन रहकर काटे, अपने भीतर उठते प्रश्नों से लड़ते हुए। और फिर एक सुबह उन्होंने वो फैसला लिया जो किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने अपना घर बेच दिया। कुछ लोग चौंके, ये घर तो उन्होंने बेटे के लिए लिया था ना, अब बेच दिया। पर सरोजनी जी की आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ता थी। घर बिकते ही उन्हें एक अच्छी धनराशि प्राप्त हुई। उस धन को लेकर वे अपने उसी गांव लौट गईं, जहां की धूल में उनके बचपन की हंसी, माँ की छांव और पुरखों की यादें बसी थीं। गांव पहुंचते ही पहला दृश्य था उनका टूटा फूटा घर, जो अब भूतिया सा लगने लगा था। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं और आंगन में उगी जंगली घासों ने मानो कह दिया हो, कितना समय बीत गया माँ। लेकिन सरोजनी जी टूटी नहीं थी। उन्होंने फौरन निर्माण कार्य शुरू करवाया। छत की मरम्मत, आंगन में गोबर लीपा, तुलसी का पौधा फिर से लगाया और दरवाजे को नया रंग दिया। अब ये घर फिर से मेरा है और मैं इसकी माँ। इसके बाद उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छे से आता था, गाय भैंस पालना। उन्होंने 10 अच्छी नस्ल की गायें खरीदी और 5 भैंसें भी खरीद ली। खुद उनके लिए चारा काटा, खुद गोबर उठाया और खुद ही दूध दूहना शुरू किया। और अपनी सहायता के लिए उन्होंने 2 नौकर भी रख लिए। गांव की औरतें पहले तो चौंकी, अरे सरोजनी दीदी, आप शहर छोड़कर आई, अकेले कैसे रहेंगी। सरोजनी जी मुस्कुराई, शहर में तो अपनों के बीच भी अकेली थीं। बहनों, अब कम से कम अपने खेत, अपनी गाय और अपनी मिट्टी तो साथ है ना। धीरे धीरे उनका दूध इतना शुद्ध और स्वादिष्ट माना जाने लगा कि गांव के लोग अब किसी और से दूध लेना ही नहीं चाहते थे। सरोजनी माता का दूध है, घी जमता भी ऐसा है कि जैसे सोना गल रहा हो। अब सरोजनी जी न केवल व्यवसाय में आत्मनिर्भर हो गई थीं, बल्कि उन्होंने गांव की कई विधवा औरतों को भी इस काम से जोड़ा। उन्होंने गांव की लड़कियों को बुनाई, अचार बनाना और गाय पालन सिखाया। शादी ब्याह का मौसम आता तो सरोजनी जी पहले पहुंच जाती। बिटिया के ब्याह में मेरी ओर से 5 किलो घी और 25 लीटर दूध रहेगा, और अगर कोई कमी रह जाए तो बताना मत भूलना। हर लड़की की विदाई में उनकी आंखें भर आती, बेटी ससुराल में माँ ना हो तो चिट्ठी लिख देना, सरोजनी माँ है ना। गांव में अब कोई उन्हें अकेली नहीं कहता था। हर आंगन में उनका नाम आदर से लिया जाता था। सरोजनी जी आए तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। लोग अब उन्हें सरोज माता कहकर बुलाने लगे थे। उनके आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट थी और उनके दरवाजे पर लोगों का तांता। कोई सलाह लेने आता, कोई सिर्फ 2 घड़ी सुकून के लिए। और वो घर जिसे उन्होंने छोड़ा था अब सिर्फ ईंटों का ढांचा था उनके लिए। असल घर तो यहाँ था, जहाँ आत्मसम्मान, अपनापन और
माँ का आंचल फैला हुआ था। इधर प्रीति की जिंदगी अब एक दोराह पर थी। एक और उसका करियर था जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था, और दूसरी ओर उसका छोटा बेटा चिराग, जिसकी मासूमियत इन दिनों कुछ बुझी बुझी सी लगने लगी थी। जब से सरोजनी जी के हाथों से चिराग की देखभाल छीनी थी, प्रीति ने अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के नाम पर केयरटेकर रखने का निर्णय लिया था। प्रीति अब थक चुकी थी। घर, ऑफिस, चिराग की परवरिश और सास की नाराजगी, सब कुछ जैसे उसकी सांसों पर भारी होने लगा था। इधर किराए के मकान में भी उसका गुजर बसर होना मुश्किल पड़ रहा था। खर्चा बढ़ गया था, वह अलग से, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि उसका जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, कुछ अपना समय मिल जाए, कुछ शांति, कुछ सुकून। इसी सोच के चलते उसने एक निर्णय लिया, अपने 10 महीने के बेटे चिराग के लिए एक केयरटेकर रखने का। कम से कम ऑफिस जाते वक्त ये चिंता तो नहीं रहेगी कि चिराग भूखा है या रो रहा है। प्रीति ने खुद को समझाया। उसने जल्दी जल्दी ऑनलाइन एक एजेंसी से संपर्क किया और 2 दिन में एक महिला आई, रीमा, उम्र करीब 30 साल, मध्यम अनुभव के साथ। उसने खुद को बच्चों की देखभाल में निपुण बताया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। प्रीति ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उसे समय नहीं था और शायद धैर्य भी नहीं। रीमा की सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह तय हुई, जो प्रीति की कुल तनख्वाह का लगभग 3/4 हिस्सा थे। लेकिन उसने सोचा, अगर चिराग ठीक से पल जाए और मुझे ऑफिस में दिमाग लगाने का समय मिल जाए तो ये खर्च जायज है। शुरुआत के 2 दिन सब ठीक ठाक रहा। प्रीति ऑफिस चली जाती और रीमा पूरे दिन घर पर चिराग के साथ रहती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे लगता था कि वो सब कुछ संभाल सकती है, ऑफिस, घर, बच्चा, सब कुछ। प्रीति की सुबह अब पहले से ज्यादा जल्दी शुरू होती थी। सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती, फिर चिराग को तैयार करती और फिर उसे केयरटेकर के हवाले कर ऑफिस भाग जाती। शाम को लौटते ही दोबारा वही दिनचर्या, पर अब शरीर जवाब देने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे थे और मन में चिड़चिड़ाहट भरने लगी थी। पर सबसे बड़ा बदलाव चिराग में आ रहा था। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा अब अक्सर चुपचाप रहने लगा था। वो जल्दी गुस्सा हो जाता, छोटी छोटी बातों पर रोने लगता और रात को सोते वक्त उसकी सिसकियां सुनाई देती। एक दिन शाम को जब प्रीति ऑफिस से लौटी तो पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली रश्मि मिलने आई। प्रीति, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। बोलना यार, क्या हुआ? यार, तूने जो केयरटेकर रखी है ना, वो ठीक नहीं है। मैं तो कई बार चिराग के रोने की आवाज सुन चुकी हूँ। दिन भर वो बालकनी में खड़ी होकर फोन पर बात करती रहती है। चिराग रोता रहता है और वो बस डांट देती है। कई बार मैंने खुद जाकर समझाया तो उल्टा मुझसे ही बहस करने लगी। प्रीति सन्न रह गई। वो खुद देखती थी कि चिराग अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था, पर उसने कभी इतनी गंभीरता से नहीं सोचा। रश्मि की बातों ने जैसे उसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को मजबूत करते हुए रश्मि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। फिर एक दिन पड़ोसन सुधा आंटी ने दरवाजे पर आकर धीरे से कहा, बिटिया माफ करना, लेकिन आजकल वो तुम्हारी आया मोबाइल में लगी रहती है, बच्चा रोता रहता है। हमने 2 बार दरवाजा खटखटाया भी, पर उसने खोला नहीं। प्रीति के माथे पर बल पड़ गए। शाम को उसने चिराग को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, और वो उसकी गोद में आते ही जोर जोर से रो पड़ा। रीमा से पूछा तो उसने कहा, बच्चा ही जिद्दी है मैडम, कुछ भी दो तो फेंक देता है, मेरी बात नहीं मानता। प्रीति को एक टीस सी उठी। क्या उसकी ममता ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने बिना जांचे परखे एक अजनबी के हाथों अपने बच्चे को सौंप दिया? 1 हफ्ते के भीतर चिराग में बदलाव साफ साफ नजर आने लगे। वह कमजोर हो गया, नींद कम आने लगी
और हमेशा रोता रहता। एक दिन जब प्रीति जल्दी घर लौटी तो उसने देखा रीमा मोबाइल पर वीडियो देख रही थी और चिराग फर्श पर बैठा रो रहा था। उसके गाल पर लाल निशान था। क्या हुआ चिराग को? प्रीति ने चीखते हुए पूछा। रीमा बोली, कुछ नहीं मैडम, खुद गिर गया होगा। प्रीति के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने उसी वक्त रीमा को बाहर का रास्ता दिखाया। उस रात चिराग उसके सीने से चिपक कर सोया और प्रीति की आंखों में आंसू बहते रहे। उसका अंतर्मन उसे कचोट रहा था। क्या वो सच में एक अच्छी माँ बन पाई है? केयरटेकर की यह घटना प्रीति के मन को भीतर तक झकझोर गई थी। एक ओर चिराग की बिगड़ती हालत, दूसरी ओर उसकी खुद की थकान और अपराध बोध। अब उसके भीतर एक गहरी उलझन बनने लगी। उस रात प्रीति बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। चिराग के मासूम चेहरे पर उदासी की लकीरें, सरोजनी जी का थका हुआ चेहरा, अभिमन्यु की खामोशियां, सब एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु। हाँ प्रीति, मैं सोच रही हूँ माँ जी के पास वापस चलते हैं। उनसे बेहतर कोई चिराग को संभाल नहीं सकता। अभिमन्यु ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं प्रीति, मेरी माँ फिर से तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। मैं समझती हूँ, पर अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। तो अब तुम्हें मेरी माँ की जरूरत अपने स्वार्थ के लिए है। जब उन्होंने तुम्हारा अपमान सहा तब तुम्हें उनका दर्द नहीं दिखा। अब जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो याद आ रही है माँ। अगले दिन प्रीति इसी बारे में सोचती रही और फिर रात को जब अभिमन्यु घर लौटा तो प्रीति ने एक बार फिर धीमे स्वर में कहा, मैं सोच रही हूँ अगर मम्मी जी को वापस बुला लाया जाए तो। अभिमन्यु जैसे एकदम सख्त हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, क्यों? ताकि तुम उन्हें फिर से डांट सको, हर बात पर टोको। मेरी माँ अब तुम्हारी नौकरानी नहीं बनेगी प्रीति। वैसे भी हम लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम तो ठहरी बहू, लेकिन बेटा होकर भी मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, जबकि उस माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। प्रीति इस शब्द रह गई। उसने खुद को शीशे में देखा। क्या वाकई वो इतनी कठोर हो गई थी? क्या उसने सरोजनी जी को सिर्फ सास नहीं बल्कि अफसर की नौकर मान लिया था? वो याद करने लगी कैसे सरोजनी जी ने चिराग को गोद में उठाकर रात रात भर जगकर उसे सुलाया था, कैसे उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा था और कैसे वो खामोशी से सब सहती रही जब प्रीति ने उन्हें हस्तक्षेप करने वाली सास कहा था। मैंने माँ जी को सिर्फ खोया ही नहीं, चिराग ने अपनी दादी खो दी। प्रीति की आंखें भर आईं। प्रीति जानती थी कि अब उसे सिर्फ शब्द नहीं, अपने कर्मों से क्षमा मांगनी होगी। उसने अभिमन्यु से कहा, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार माँ जी मेरी माफी सुन ले तो शायद चिराग का बचपन बच जाए। अभिमन्यु खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक कोमलता उभरी। शायद वह भी उस माँ की कमी को महसूस करने लगा था, जिसने बिना कुछ कहे उन्हें इतना कुछ दिया था। प्रीति चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि सच में उसने अपने अहंकार में बहुत कुछ खो दिया था। अगले ही दिन प्रीति ने एक निर्णय लिया। उसने सबसे पहले केयरटेकर को हटा दिया। जब केयरटेकर से उसकी मुलाकात हुई तो प्रीति ने पूछा, क्या तुम सच में चिराग का अच्छे से ख्याल रखती थी? मैडम, बच्चे तो रोते ही हैं, मुझे और भी काम होते हैं, हर वक्त बच्चे के पीछे तो नहीं बैठ सकती ना। प्रीति की आंखों में आंसू थे। उसने उसे तुरंत काम से हटा दिया। अब वक्त था कि वो अपनी गलतियों को स्वीकारे। उस रात उसने सरोजनी जी को कॉल किया। माँ जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। बोलो बहू। सरोजनी जी की आवाज में कोई रूखापन नहीं था, पर दूरी थी। मैंने बहुत गलत किया आपसे। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सरोजनी जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ किया तुम्हें बहू,
पर अब मैं वापस शहर नहीं आ सकती। अपनी इज्जत दोबारा किसी के कदमों में नहीं रख सकती। प्रीति की आंखों में आंसू बह निकले। उसने फोन रखा और एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वह पूरी तरह चिराग की देखभाल में लग गई थी। धीरे धीरे चिराग फिर से मुस्कुराने लगा। प्रीति अब हर समय उसके साथ रहती, उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती और सबसे जरूरी उसे प्यार देती। कई महीने बीत गए। एक दिन जब वो गांव गई सरोजनी जी से मिलने, तो दरवाजे पर खड़ी होकर बिना कुछ कहे बस नजरें झुका दें। सरोजनी जी ने उसकी ओर देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप भीतर बुला लिया। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। वो दिन दोनों के बीच एक नई शुरुआत का दिन था, स्वाभिमान, पश्चाताप और ममता से भरा हुआ। गांव में पहुंचकर प्रीति ने सरोजनी जी का जो मान सम्मान और ठाट बाट देखा, वह देखकर दंग रह गई। उसे अपने शब्दों पर खुद ही घिन आ रही थी कि वह जिनको बेहया और गवार बोलती थी, आज उन्होंने अपने दम पर समाज में अपना एक बहुमूल्य स्थान बना लिया था। प्रीति उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी और बोली, चलो ना माँ, अपने उस घर में। सरोजनी जी ने भी प्रीति के सर पर हाथ रखकर बोला, अब नहीं बेटा, अब मैं अपने आत्मसम्मान को नहीं मार सकती। अभिमन्यु भी आज अपनी माँ को वापस लेने आया था, लेकिन सरोजनी जी की बातें सुनकर अभिमन्यु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने भी अपनी माँ को अपने शब्दों से कितना अपमानित किया था। वह भी आज उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। प्रीति ने सरोजनी जी से बहुत विनती की, लेकिन वे टस से मस ना हुई और प्रीति खाली हाथ गांव से अपने शहर लौट आई। आज उसे अपनी गलती का भली भांति ज्ञान हो चुका था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।